दोस्ती जो हर मुश्किल में साथ दे, मगर अगर वही दोस्ती लड़ाई में बदल जाए तो। दो दोस्त, एक बड़ी मुसीबत और एक ऐसा लम्हा जहां सब कुछ बिखरने वाला है। आरिफ और मजहर पहले ही एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। साइकिल गुम हो चुकी है और घर वालों का खौफ उनके सरों पर मंडरा रहा है। अब जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में वो एक नई मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। दौड़, ठोकर, चोट और फिर गुस्सा, ये सब मिलकर उनकी दोस्ती को एक खतरनाक मोड़ पर ले आते हैं। साइकिल की चोरी। तीसरी किस्त। चलते चलते हमें बहुत देर हो गई थी, मगर हम जब भी मुड़कर पीछे देखते तो झील हमें 2 कदम के फासले पर नजर आती। भूख, प्यास और थकन के मारे हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। मजहर ने मुझसे कहा, अगर यही सूरत हाल रही तो हम लोग शाम तक भी घर नहीं पहुंचेंगे, तो फिर क्या करें? मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। अगर शाम तक भी हम घर ना पहुंचे तो साइकिल वाला तुम्हारे घर शिकायत लेकर पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद हम दोनों की भी मुसीबत आ जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मजहर बोला, शाम होने से पहले पहले अगर हमने साइकिल वाले को पैसे दे दिलाकर खामोश कर दिया तो ठीक है, वरना फिर खेल बिगड़ जाएगा और ऐसा बिगड़ेगा कि हम लाख कोशिश भी अगर कर डालें दोबारा नहीं बन सकेगा। मैंने जोर देने वाले अंदाज में कहा, अब्बा जान आजकल ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान हैं। सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देंगे। हम क्यों ना दौड़ना शुरू कर दें? अचानक मजहर ने कहा, इस तरह तो हम मिनटों सेकंडों में घर पहुंच जाएंगे। मैंने खुशी से उछल कर कहा, यार मजहर, तुम्हारी अक्लमंदी की तारीफ न करना ना इंसाफी होगी। इस तरह के मौक़ों पर तुम्हें खूब सूझती है। मजहर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, मगर डर, खौफ और परेशानी की वजह से उसकी ये कोशिश बेकार साबित हुई थी। उसके लबों पर बस एक लकीर सी खींच गई थी। मुझे उस पर बेतहाशा तरस आने लगा। मेरे चेहरे को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? उसने मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो हैरत से पूछा, कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह पर मैंने जिंदगी में आज पहली मर्तबा हवाइयाँ उड़ती देखी हैं मेरे भाई। मजहर ने सर झटक कर कहा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज मुझे खुद महसूस हो रहा है कि हम दोनों बुरी तरह फंस गए। मुझे ये एहसास होने लगा था कि हम बातों में खामख्वाह वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहा, हमारी सलामती का राज सिर्फ और सिर्फ इस बात में पोशीदा है कि हम जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। हाँ, मजहर ने सर हिलाकर मेरी तायीद की। फिर उसने मेरा और मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर दौड़ लगा दी। हम लोग मुंह नीचे किए तेजी से भागे चले जा रहे थे कि अचानक एक जगह एक निहायत ही नाखुशगवार हादसा पेश आ गया। हुआ यूं कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फासला तय करने के जुनून में हम दोनों उड़ने की कोशिश करने लगे थे। हमारा जहन मुख्तलिफ तफक्कुरात की आमाजगाह बना हुआ था, इसलिए हमें यह भी ध्यान नहीं रहा कि यह सड़क जिस पर हम दौड़ रहे हैं काफ़ी नाहमवार और खस्ता हाल है। बस हमारी यही कोताही हमारी मुसीबत का सबब बन गई। एक जगह मिट्टी के छोटे से टीले पर मेरा पाँव पड़ा। मैं लड़खड़ाया और फिर उछलकर वहीं ढेर हो गया। मजहर का ना तो पाँव उस टीले पर पड़ा था और ना ही वो लड़खड़ाया था, मगर वो मुझसे ज़्यादा ज़ोर से उछला था और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा था। इसकी वजह ये थी कि उसका हाथ भागते हुए मेरी गिरफ्त में था। सबसे पहली चीख उसने गिरने से पहले ही मार दी थी और गिरने के बाद तो वो मुसलसल चीखे जा रहा था। गिरने की वजह से मुझे भी काफ़ी चोट लगी थी, मगर मजहर के चीखने चलाने की वजह से मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैं ये समझा था कि चूंकि वो शानों के रुख से ज़मीन पर गिरा था, इसलिए लाजमी तौर पर उसकी गर्दन भी ज़मीन से टकराई होगी और ज़रूर उसका मनका टूट गया। उसके मनके के टूटने या न टूटने से मुझे हरगिज़ भी दिलचस्पी न थी, मगर अब मेरी आंखों तले अंधेरा छाने लगा था। इतनी बहुत सी मुसीबतों में मैं बिल्कुल अकेला रह जाना हरगिज़ पसंद न करता। मैं जल्दी से उठ बैठा और मजहर को सहारा देने लगा।
मैंने उसे उठाकर बिठाया, उसकी गर्दन पकड़कर इधर उधर हिलाए, फिर इत्मीनान का सांस लेकर मैं भी एक तरफ जमीन पर बैठ गया। उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसकी शायद कमर में चोट लगी थी। वो अपने हाथ पीछे ले जाकर चोट वाली जगह को दबाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद तकलीफ की शिद्दत कम हुई तो वो मुझे घूरने लगा। उसके घूरने का मतलब समझकर मैंने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं जानबूझकर नहीं गिरा था, ठोकर लगी थी। वैसे भी जब हमने भागना शुरू किया था तो हाथ पकड़ने में तुमने पहल की थी, मैंने नहीं। तुम्हें पता है मेरी कमर की एक आध हड्डी टूटते टूटते बची है। वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना अफसोस है। मैं अपनी आवाज को दर्दनाक बनाने की कोशिश करता हुआ बोला, काश तुम ये कहते कि तुम्हारी कमर की एक आध हड्डी टूट गई। मेरी कमर टूटे या न टूटे, मगर मैं तुम्हारे दांत जरूर तोड़ दूंगा। वो दांत पेश कर मुझ पर झपट पड़ा, मगर मैं उसके इस इरादे को पहले ही समझ गया था। मैं बैठे बैठे जरा सा तिरछा हुआ और उठकर भाग खड़ा हुआ। मजहर गुस्से में भरा हुआ था, वो मेरे पीछे दौड़ने लगा। मुझे एहसास था कि इस वक्त वो सख्त गुस्से में है। अगर मैं उसके हाथ आ गया तो यकीनन हम दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। इस मौके पर लड़ना झगड़ना हम दोनों के लिए भी सूदमंद न था। मैंने फैसला कर लिया कि उस वक्त तक भागता रहूंगा जब तक मजहर का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। मजहर किसी तरह भी मुझे मुआफ करने पर तैयार नहीं था। हर 2 मिनट के बाद वो चलाकर कहता, आरिफ रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने उसकी दरखास्तों पर भी कान न धुरे तो वो जमीन पर से पत्थर उठा उठाकर मारने लगा। भागते भागते मेरे पांव शल हो गए थे और सांस फूल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर तक मजीद भागना पड़ा तो मैं निढाल हो कर गिर जाऊंगा। फिर मुझे मजहर पर सख्त गुस्सा आने लगा। मैं लड़ाई दबाने की कोशिश कर रहा था मगर उसे कुछ एहसास ही नहीं। मैं एक जगह रुक गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मजहर ने बात बढ़ाने की कोशिश की तो मैं भी उससे अच्छी तरह निमट लूंगा। वो मुझसे थोड़े फासले पर था। मुझे रुकता देखकर उसने जरा भी हैरत का इजहार नहीं किया। उसकी नजरें तो बस मेरी पिछली समत में लगी हुई थी। फिर अचानक वो बुड़बुड़ाया, आरिफ, यार आरिफ, अपना तो कबाड़ा हो गया। वो बदस्तूर उसी जानिब देख रहा था। मैंने भी जल्दी से घूम कर देखा और फिर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने बेबसी और लाचारगी से मजहर की तरफ देखा। वो सर पकड़कर जमीन पर बैठा था। इस दिलचस्प नावल की चौथी किस्त का इंतजार कीजिए। इस नावल की गुज़िश्ता किस्तें पढ़ने के लिए इन वीडियोस पर क्लिक कीजिए।